आइसोबार्स कहलाता है अगर हमारे पास दो न्यूक्लियस हो, एक हमारा ZXA हो एंड दूसरा न्यूक्लियस हमारा ZX, मतलब ये X1 X2 ऐसे दो न्यूक्लियस है, यानी ऐसे कह सकते हो कि A1 हो गया Z1 हो गया, ऐसे Z2 और A2 इस तरीके से हमारे पास। तो इसका हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा Z1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा N1, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा A1, इसका कितना हो जाएगा Z2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, N2, नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर A2। ठीक है, अगर हमारे पास इन दोनों न्यूक्लियस का किसी भी दो न्यूक्लियस का अगर हमारा जो एटॉमिक मास नंबर है यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, यानी किसी भी दो न्यूक्लियस का अगर हमारा एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो वो दोनों न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं आइसोबार कहलाते हैं। ध्यान देना कि अगर दो न्यूक्लियस के एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाए सेम हो जाए तो वो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के क्या कहलाते हैं आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, और अगर हमारे उसके आइसोटॉपिक जो होता है वो Z1 इक्वल टू क्या हो जाता है Z2 हो जाता है, ऐसे ये N1 इक्वल टू N2 हो जाता है। और अगर हमारा N1 Z1 के बराबर हो जाए, Z1 N2 के बराबर हो जाए और N प्लस Z की वैल्यूज क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, तो ये प्रॉपर्टीज हमारी मिरर न्यूक्लियर। अभी जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हाँ और डिटेल्ड में इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली एक फंडामेंटल सिनेरियो हमारे पास जनरेट होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना है। ठीक है, अब इतनी बातें जब किसी भी न्यूक्लियस के रिगार्डिंग हमको पता हो गई कि देख के कम से कम न्यूक्लियस को पहचान गए, न्यूक्लियस का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी निकाल लोगे, न्यूक्लियस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में जानकारी हो गई, न्यूक्लियस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी हो गई। उस न्यूक्लियस के रिगार्डिंग अगर दो न्यूक्लियस सेम टाइप के दिख रहे हैं तो उसमें ये बता सको कि कम से कम कौन सा आइसोबार है, कौन सा आइसोटोन है, कौन सा आइसोटॉपिक है, कौन से एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई है। अगर इतनी सारी अगर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर ले रहे हैं तो अगला टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे उस न्यूक्लियस के रिगार्डिंग कि उस न्यूक्लियस का सबसे पहला काम है कि उसकी साइज बताना, एस्टिमेशन ऑफ साइज, इस न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ, उस न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, तो उसके बारे में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ। थोड़ा बहुत हम लोग इस एक्सपेरिमेंट पे जानते भी होंगे। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, नाम सुने हो। यानी कि सबसे पहला काम उस जैसे न्यूक्लियस के बारे में तो पहले बाद में जानकारी करेंगे, बाद में उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये जानकारी कि आखिर न्यूक्लियस आया कैसे और किसी भी न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, ये कैसे डिपेंड करता है कोई भी न्यूक्लियस की साइज का होता है। तो यानी साइज मतलब बेसिकली उसका शेप, जो हम लोग शेप बना रहे हैं, तो ये कैसे डिसाइडेड होता है किस रेडियस का होगा, कितने अप्रॉक्सीमेट रेडियस का होगा, ये सब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पहले समझते हैं और फिर एस्टिमेट करते हैं किसी भी न्यूक्लियस का। फर्स्ट टॉपिक ही यहीं से स्टार्ट होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। ये तो बहुत फंडामेंटल्स बातें थी, कम से कम पहचानने आना चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं और उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं और कैसे न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग कैसे पहचानते हैं। जब न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लगभग डिफरेंट 9-10 प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ में ये सब बातें इंक्लूड की जाएंगी, तब सिस्टमेटिक वे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ब्रांच स्टडी कर रहे हो, अब इससे पहले इस ब्रांच को कभी पढ़े नहीं हो, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए इस ब्रांच से रिलेटेड कम से कम फंडामेंटल्स जो टूल्स हैं वो दिमाग में रहेगा, तभी हम आगे की तरफ अप्रोच करेंगे। कम से कम आज के इस चैप्टर में ये आइडिया तो हो गया कि हाँ आखिर हम एनालिसिस क्या करने जा रहे हैं। देखो सबसे मोटो यही है कि अगर हम कोई भी ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी मोटो स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे फंडामेंटल्स बात होती है उसके रिगार्डिंग कि कम से कम हमको ये तो पता चले कि आखिर हम उसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, किन बातों की एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसकी क्या फिजिक्स बताने जा रहे हैं। तब तो हम उसमें कोई भी टॉपिक लेके और वहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तब थोड़ा बहुत सिनेरियो हमारे समझ में आएगा।
तो हमारे आज के लेक्चर के बताने का बस इतना ही मतलब था कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो पहले तो न्यूक्लियर फिजिक्स समझो कि न्यूक्लियर फिजिक्स की क्या ब्रांच है, इसमें क्या स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ही बताया कि न्यूक्लियर फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस या न्यूक्लियस से रिलेटेड जितनी भी फिनोमेनाज है या उसके न्यूक्लियर मॉडल्स है या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो वह ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। फिर दूसरा वहीं पे एक क्रॉस क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर में व्हाट इज द न्यूक्लियस, बेसिकली न्यूक्लियस क्या है। तो अगर हम न्यूक्लियस को बात करें तो बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा एटम होता है। स्मॉलेस्ट हमारा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, सिस्टम होता है हमारा एटम। अब एटम के अंदर बेसिकली हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, जो सबसे कोर ब्रांच कोर होता है एटम का, वो हमारा न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं इट इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल जानते हो न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसके जो ऑर्बिट होती है उसके चारों तरफ से क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब ये पहचानना कि आखिर प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो हम लोग अंडरस्टूड है इन सब बातों से कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज होता है उसके पास, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास निगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो एक तरह से देखो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस अंदर से पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के कई कई हम लोग यूज करते हैं, बात करते हैं। तो जब भी हम न्यूक्लियस के रिकॉर्डिंग बात करते हैं तो न्यूक्लियस को कोई भी एलिमेंट लिखा है, कोई भी न्यूक्लियस लिखा है, तो उस न्यूक्लियस को पहचानेंगे कैसे, ये दूसरा समस्या है। बाकी तो पहले जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो उसको पहचानने आना चाहिए, तब ना समझ पाओगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। तो न्यूक्लियस को हम लोग फिजिक्स में हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ZXA अभी रिप्रेजेंट किए थे, ZXA से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर जो X है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, या केमिस्ट्री में कह सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और A जो होता है उसको हम लोग एटॉमिक मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा Z होता है इसका दो नाम होता है, Z को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं। चूंकि न्यूक्लियस है तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी एसोसिएटेड होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट हमको करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास नंबर है उसमें से क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी n बराबर a माइनस जेड कर देते हैं, तो पर्टिकुलर न्यूक्लियस का हम लोग न्यूट्रॉन्स की संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ तक बातें। फिर हम लोग वहाँ से बात करने की कोशिश की कि अगर दो सेम तरह के न्यूक्लियस दिख रहे हैं, किसी में मास नंबर सेम हो रहा है, किसी में एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है, किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो रही है, तो उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिफरेंट टर्म से क्या करते हैं, उसको सिंबल से उसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक बात की। इसके बाद फिर टारगेट हमारा ये है कि आखिर न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ, उस न्यूक्लियस की जो साइज होती है उसकी साइज का एस्टिमेशन कैसे हुआ, उसके बारे में हमारा सिलेबस यहीं से स्टार्ट है। तो हम अपनी जर्नी इस चैप्टर की यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला मादर आता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सर अल्फा पार्टिकल लेके एक एटम बेस्ड गोल्ड फॉइल पे सर सही बता रहा, स्ट्राइक कराते हैं। सर कुछ होते हैं रिफ्लेक्ट, मतलब अपने पास से डेविएट हो जाते हैं कुछ पार्टिकल और कुछ वापस आ जाते हैं। और सर यही था। रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या किया था कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या? हीलियम का न्यूक्लियस।
हाँ हीलियम खा सकते हो, या बेसिकली हम लोग सोडियम रेडियम खा सकते हो, रेडियम से भी निकलते हैं। तो बेसिकली कोई भी अल्फा पार्टिकल्स हो उसको हम लेड, जो बेसिकली लेड होता है वहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएटेड होता है, और उस अल्फा पार्टिकल को जब भी हम क्या करते हैं, एक गोल्ड फॉयल, फॉयल मतलब कहना सकते हो कि जैसे फॉयल पेपर देखते हो ना, पतला सा शीट्स होता है, फॉयल पेपर देखते हो जो पैकिंग वाला होता है, उसमें पतला सा शीट्स होता है ना, ऐसे ही गोल्ड का फॉयल लेते हैं। ध्यान देना, ऐसा कोई बहुत बड़ा शीट हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, एक गोल्ड का ऐसे ही फॉयल लेते हैं, और वहाँ से हम लोग जब अल्फा पार्टिकल्स को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो कुछ क्या होता है, जब भी टारगेट से उस फॉयल से पास होती है तो कुछ जो अल्फा किरणें हैं वो वहीं से फॉयल पेपर से टकराते ही वापस डिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, मूव कर जाती है, और कुछ पार्टिकल्स जो होती है वो सीधे निकल जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और कुछ पार्टिकल्स जो होता है स्मॉल एंगल डेविएशन थीटा बनाते हुए ऊपर की तरफ, सामने की तरफ निकल जाती हैं, और कुछ जो स्मॉल एंगल यानी ये जो लार्ज एंगल थीटा बनाते हुए सीधे निकल जाती है। ये हमारा क्या कहलाता था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, इसी को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब उसके ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, जो लाइट अल्फा पार्टिकल पास हो रही है, यानी कि जो जैसे यहाँ पे कोई हमारा गोल्ड फॉयल है, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर हम फिगर इसको कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, बना लो पहले। तो सबसे पहले हम लोग को बस थोड़ा बहुत जान लिख लेते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, और उसके बाद जो टारगेट हमारा है कि एस्टिमेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे।
कल से थोड़ा सा तुम लोग टाइम से और रेगुलर आने का प्रयास करो कि 6 बजे से क्लास है तो 6 बजे सब लोग उपस्थित रहो, ठीक है। जैसे 1 घंटे पूरे प्रॉपर क्लास चल पाए, नहीं तो फिर क्या सिलेबस इतना लेंदे बड़ा है, कैसे कवर हो पाएगा। बन गया। तो सबसे पहले इसमें लिख लो कि द न्यूक्लियर मॉडल was first suggested by Rutherford in 1910 full stop. A schematic diagram of Rutherford's experiment set up in the above figure full stop. The apparatus obviously has to be enclosed in a vacuum. ठीक है, फुल स्टॉप। लाइन अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियम। अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है? A beam of alpha particle from radium was made to strike a thin gold foil. Full stop. The scattered alpha particle were detected by a fluorescent screen dash telescope arrangement full stop. Rutherford observed that many alpha particles went straight towards the foil or were deflected by a very small angle full stop. However a few alpha particle were reflected through very large angles of
थ्रो वेरी लार्ज एंगल्स ऑफ सम ऑफ देम क्या लिखे, रिफ्लेक्टेड थ्रो वेरी लार्ज एंगल्स एंड सम ऑफ देम even got back scattered. Some of them even got back scattered. ठीक है, बस यही पूरी इसकी कहानी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। इसके कई सारे डेरिवेशन पार्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग उसी डेरिवेटिव पार्ट को स्टडी करने की ज़रूरत है कि जो हमको काम की चीज़ है। रदरफोर्ड बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है और बहुत सारी बातें इस पर एनालिसिस करेंगे अल्फा और बीटा के बीच में, आर के बीच में, लेकिन हम यहाँ पर बस उन्हीं बातों को अचीव करने की कोशिश करेंगे कि जो हाँ हमारे काम की चीज़ें हैं, जहाँ से हमारा अप्रोच होना है। इसी में रदरफोर्ड में नेक्स्ट एक हेडिंग डाल देना कि एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की साइज से शुरू करते हैं और न्यूक्लियस का साइज का एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर लाइट बीम का डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो कुछ सीधे निकल जा रही हैं और कुछ हमारे डेविएटेड, थीटा एंगल से क्या हो रहा है, डेविएटेड हो गए। अब देखो ये कई सारे अल्फा पार्टिकल का डेविएशन हो रहा है ना, तो इन सारे जो बीम्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, इसी को हम लोग यहाँ पर एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो बेसिकली इम्पैक्ट पैरामीटर में मतलब क्या होता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस टू विच अल्फा पार्टिकल कुड अप्रोच द हमारा न्यूक्लियस। माने मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर में क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस का वह मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि उस न्यूक्लियस को अप्रोच करता है। तो हमारे न्यूक्लियस को यह बी जो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। पूरा जब एस्टिमेशन करोगे किसी भी न्यूक्लियस की साइज का, तो बेसिकली हम लोग इसी नहीं के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। किसके किसके बीच में, एक इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच में और जो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, यही दो एसोसिएटेड हो रहे हैं ना, इम्पैक्ट पैरामीटर और
डिफ्लेक्शन एंगल। तो पूरा का पूरा टारगेट हमारा यही होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में जाने और उस इम्पैक्ट पैरामीटर और उस डिफ्लेक्शन एंगल थीटा के बीच में एक रिलेशन बताएं और उसी रिलेशन से उस न्यूक्लियस की साइज का फॉर्मेशन हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग डाल दियो ना, इस ये बना लिए, बना लो। इसी यहाँ कैप्शन लिखो ना, इसी के कैप्शन में एक और नाम लिखना, ओ आर करके लिखना। इसी का एक और पूरा एस्टिमेशन दिया हुआ है, उसमें लिखना ओ आर करके, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय ए बोहर्स न्यूक्लियस, बोहर्स न्यूक्लियस as a sphere of radius capital R, full stop. Notice how the deflection changes, for the three trajectories with different impact parameters, ठीक है, फुल स्टॉप. It is maximum for B is approximately equal to R. It is maximum for B is approximately equal to R. ठीक, बस ये इसी का डिफ्लेक्शन का पूरा बात बता दिया है. कभी कभी क्या होता है, कोई फिगर बना रहे हो उसके बारे में बहुत एस्टिमेट लिखना नहीं चाह रहे हो, तो जहाँ एस्टिमेशन की बात है तो इस लिख देगा तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रदरफोर्ड की स्कैटरिंग चली गई. ठीक है, अब इसके बाद इसमें लिखना, इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना, लेट अस नाउ एस्टिमेट द न्यूक्लियर रेडियस बाई considering Rutherford's alpha particle experiment. Full stop. Now suppose that gold nucleus in the scattering experiment has a radius capital R and alpha particle trajectory can be specified by its impact factor small b, as shown in above figure. ठीक है, फुल स्टॉप. एक उसी में एक सब हेडिंग डाल देना, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है उसको लिख देना, उसी में एक सब हेडिंग डाल देना, इम्पैक्ट फैक्टर की बार बार बात आ रही है ना, उसी में एक सब हेडिंग डाल देना, इम्पैक्ट फैक्टर.
अब एक सब हेडिंग किसमें ऊपर सब हेडिंग नहीं डालो, इसके नीचे डालना है, ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, ये तो उसके बाद है ना, इसके बाद हेडिंग डाल दो, क्योंकि बार बार इम्पैक्ट फैक्टर बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसी में डाल दो इम्पैक्ट फैक्टर, सब हेडिंग डाल देना इम्पैक्ट फैक्टर, उसमें लिखना इम्पैक्ट फैक्टर बी इज द मिनिमम डिस्टेंस to which the alpha particle could approach the nucleus if there were no force between them, ठीक है। चलो इसके आगे की बात कल करेंगे, ठीक है।